दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं अपनी नई सीरीज़ लेके आया हूँ, एक और वार्तालाप, जिसमें हमारी आज की शख्सियत हैं आदिल जी। और आदिल जी के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, और जो ताज़ा हवा है वो हमारे साथ है। मैं आदिल जी का दिल से स्वागत करना चाहूँगा। आदिल जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ब्रजेश भंडारी जी के चैनल के देखने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत आदाब अर्ज़ करता हूं। आदिल जी, हम बात शुरू करते हैं। ये बात मैं सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं दिल्ली से हूं और दिल्ली चांदनी चौक से हूं और यहाँ मंडी हाउस में लगभग काफ़ी टाइम थिएटर किया है मैंने, 12-13 साल 14 साल। और उसी दौरान जो है मैं यहाँ दिल्ली में जो सीरियल बनते हैं वो भी किया करता था। लगभग 42 के करीब मैंने प्लेस किए हैं अलग अलग ग्रुप के साथ। और सबसे पहला जो नाटक मैंने किया वो युगांतर कला मंच के साथ किया। इसके डायरेक्टर हैं इंद्र प्रकाश जी। तो मेरी पहली शुरुआत जो हुई थिएटर की इंद्र प्रकाश जी के साथ हुई। उस दौरान उनका एक प्ले चल रहा था यंत्र, तो जिसमें मुझे एक छोटा सा रोल मिला, जिसका मतलब एक हवलदार का रोल था, कॉमेडी रोल था। तो उसी से मेरी थिएटर में शुरुआत हुई। आदिल जी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कहाँ गुजरा और आपके बचपन में कोई ऐसे इंसिडेंट जहाँ से आपको एक्टिंग की तरफ रुझान आपका हुआ, अभिनय की तरफ रुझान हुआ हो, वो अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, बताना चाहें हमारे दर्शकों को। तो बचपन चांदनी चौक में ही गुजरा, तालीम भी वहीं हुई। और बचपन में मैं फ़िल्में देखता था। किस तरह की फिल्में देखते थे? मतलब जो टीवी पे आती थी हफ्ते में। हाँ, हफ्ते में एक बार एक फ़िल्म आती थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे। तो बहुत शौक़ था मुझे देखने के लिए। हमारे घर पे टीवी नहीं था, तो मैं किसी दूसरे के घर जाकर टीवी देखता था और आधा घंटा पहले ही जाकर बैठ जाया करते थे। पहले वो दूरदर्शन का लोगो आया करता था। हाँ, वो ज़माने की बात है वो। तो टीवी और फिल्में देखते देखते मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। फिर थोड़ा सा बड़े हो गए तो पहली फ़िल्म मैंने सिनेमा हॉल पे देखी थी राम बलराम। राम बलराम, हाँ, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी। राम बलराम, तो वो फ़िल्म देखी। फ़िल्म का इंटरवल हुआ, मैं समझा फ़िल्म ख़त्म हो गई। मतलब मुझे तमीज़ नहीं थी फ़िल्म देखने की। मैं इंटरवल में वापस आ गया। ईद का मौका था, तो थोड़े पैसे इकट्ठा करे थे, इसलिए फ़िल्म देखने चले गए थे। घर आकर फादर को किसी ने बोल दिया कि आपका लड़का फ़िल्म देखने गया था। और फिर फादर ने जो मेरी धुनाई की, तबीयत से कूटा मुझे। तो उसका नतीजा, उसका रिएक्शन ये निकला कि फिर मैं संडे के संडे 3 फिल्में देखता था। ये उसका रिएक्शन था? हाँ जी। एक बार की मार का रिएक्शन था कि आप पहली तो आधी छोड़ के आ गए थे, उसमें संडे टू संडे 3 कर दिए। हाँ, तो मॉर्निंग शो का टिकट लिया करता था उस टाइम पर। 1 रुपये 25 पैसे का टिकट आता था। तो मॉर्निंग शो में बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आया करती थी। जादुई चिराग, अलादीन का चिराग, ये वो इस तरह की कुछ फैंटेसी टाइप की मूवी हुआ करती थी। और अपना नॉवेल्टी सिनेमा पे मैं देखा करता था। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये जितने भी सिनेमा की बात करें, नॉवेल्टी थिएटर की बात करें, ये उस ज़माने की बात है जब सिंगल थिएटर होता था। जी जी, सिंगल स्क्रीन थिएटर जी जी, होता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिल्म देखता था, फिर उसके बाद घर पहुंचता था, नहाता धोता था। उसके बाद वीसीआर पे फिल्म दिखाई जाती थी। उसमें जो है 10 या 12 रुपये देने पड़ते थे और आप वीसीआर पर फिल्म देख लिया करते थे कोई नई। तो 3 से 6 जो है मैं वो देखा करता था। वीसीआर में पैक रहते थे। हाँ, हमारे चांदनी चौक पे ही एक थिएटर बना रखा था उन्होंने, तो वहाँ पैसे दिया करते थे, देखते थे। फिर उसके बाद घर पर आने के बाद फ्रेश होकर फिर वो जो संडे को शाम को 5 से 6 बजे फिल्म आती थी वो देखा करता था। तो इसी तरह से शौक़ बढ़ता रहा। तो
एक क्रेज़ हो गया। तो फिर मैं एक्टरों की आवाज़ निकालने लगा, मिमिक्री करने लगा। फिर यार दोस्तों में वो आवाज़ें सबसे निकालता पहले था। आपने किन एक्टर की आवाज़ निकाली? राजकुमार, दिलीप साहब, मतलब ट्राई करता था उस ज़माने के। आप समझ सकते हैं कि कोई उस्ताद नहीं, कोई कुछ नहीं, एक बस जज्बा होता था, अंदर से हाँ जज्बा बस था कि मुझे कुछ करना है, वो किया ऐसा। करता था। तो बड़ा अच्छा लगता था। अब यार दोस्त भी खुश होते थे कि हाँ वाकई में अच्छी आवाज़ निकालता है। तो ऐसे ही फिर मैं जैसे शौक़ बढ़ता रहा तो मैगज़ीन आया करता मायापुरी, तो उसमें स्टारों के इंटरव्यू वगैरह हुआ करते थे, तो वो मैं पढ़ा करता था, दिलचस्पी हो गई। और फिर उसमें एक कॉलम आने लगा, कोई एक्टर जो है वो सवालों के जवाब भी देता था कि अगर पब्लिक में कोई सवाल करता है, जैसे आप अपने चैनल पे किसी से पब्लिक से या कि जो आपका देखने वाला है फैंस से, हाँ, फैंस आपको सवाल तो कर सकते हैं, तो आप आपके पसंदीदा एक्टर जी उनका जवाब देंगे। जी, तो वो ऐसे ही हुआ करता था। तो उसमें भी सवाल भेजा करता था। तो बहुत सारे इंटरव्यू पढ़े मैंने। तो पढ़ने के बाद नतीजा ये निकाला कि नकल नहीं चलती, असल चलती है। यानी मैं अगर एक्टरों की आवाज़ की बात कही है आदिल जी ने कि नकल नहीं चलती, असल चलता है। जी, तो मुझे एहसास हुआ कि दूसरों की कॉपी करने से या आवाज़ें निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपना जो व्यक्तित्व है वो दिखाना पड़ेगा, आपको रियलिटी क्या है आपके अंदर वो साबित करनी पड़ेगी। तो इसीलिए सबने इंटरव्यू में अपने बोलते थे कि मैंने वहाँ थिएटर किया, मैंने इस जगह किया। तो मैंने लगा कि मुझे थिएटर करना चाहिए। उस वक्त मैं काम भी करता था। और ये किस सन की बात रही होगी? ये मैं नहीं बता पाऊँगा आपको। आपकी उम्र क्या रही होगी उस टाइम पे मेरी उम्र रही होगी लगभग 17-18 साल की। तो मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी, मुझे किसी कारणवश स्कूल छोड़ना पड़ा था। तो मैं उस वक्त काम भी करता था और अपना ये सारी चीज़ें में थोड़ा दिलचस्पी भी हो गई थी। तो मुझे थिएटर के लिए तलाश थी कि कोई थिएटर करने वाला मिले या जिसके साथ जुड़ूं। मंडी हाउस का मुझे नहीं पता था कि यहाँ थिएटर होता है, या एनएसडी पढ़ता था, क्योंकि ज़्यादातर जिनके इंटरव्यू पढ़े थे स्टारों के वो एनएसडी पास आउट या कहीं पे भी उन्होंने थिएटर किया हो। एनएसडी का नाम लेते हैं। हाँ, तो संध्या टाइम्स अखबार आया करता था, वो मैं पढ़ता था। तो उसमें एक रिक्वायरमेंट आई कि थिएटर के इच्छुक आर्टिस्टों की ज़रूरत है। संध्या टाइम्स एक वो अखबार था जो शाम के टाइम पे निकलता शायद अभी भी आता है। हाँ। शाम के टाइम पे निकलता था संध्या टाइम्स। तो उस अखबार की बात आदिल जी कर रहे हैं। तो मैं वो पढ़ा करता था, उसमें कई फिल्मों के आते थे। और मैं उससे पहले भी जो है इश्तहार जो आते हैं तो उनके यहाँ भी कई लेटर डालता था या कुछ होता था, तो ऑडिशन भी होते थे और जाया करता था। मोस्टली वो 100% फ्रॉड ही होते थे। तो उसमें कहीं पे मैंने 2,500 भी दिए, 250 रुपये भी दिए, कहीं स्क्रीन टेस्ट का पैसा दिया। तो इस तरह के लोगों के चक्कर में मैं पहले खूब घुमा हूँ, फंस चुका था थिएटर करने से पहले। हाँ, तो आपको फिल्म में हमने सेलेक्ट कर लिया है और ये है वो है, आपको पहले जो है 5,000 जमा कराना पड़ेगा, कैसेट लानी है, ये लानी है। आज मुझे वो चीज़ें लगता है कि कितना मतलब हाँ, मतलब बेवकूफ़ी दिखाते थे वो लोग। पर एक आदिल जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, बट मैं इस चीज़ पे ये बोलना चाहूँगा कि आप जो कलाकार है उसकी इनोसेंस देखिए ना। आज वो हमें चीज़ें थोड़ी गलत लगती हैं, बट उस समय सोचिए कि वो एक कलाकार की इनोसेंस कितनी है, उसको अपना क्राफ्ट आगे ले जाने की कितनी भूख है, कितना आग है उसके अंदर, कितनी वो चाहता है कि मैं अपनी चीज़ को किसी के सामने पेश करूं। बिल्कुल। तो उसके लिए वो पैसा, उसके लिए वो किसी का वो चीज़ मैटर नहीं करता। वो कैसे जुगाड़ करके उन पैसों का इंतजाम करता है, वो जाता है। जी। लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, वो गलत बात है। वो हाँ, वो ज़माना ऐसा था कि मतलब इश्तहार देते थे, लोग पहुंच जाया करते थे, तो हम भी पहुंच जाया करते थे। लेकिन कहीं पे भी हमें कोई जेन्युइन बंदा नहीं मिला। सिर्फ एक जगह ऐसी हुआ कि जी वो 250 रुपये उन्होंने लिए कि जी हम फिल्म बना रहे हैं भारत के लाल, और वो VHS कैमरे पे उन्होंने शूट करा। उसके लिए लगभग महीने भर रिहर्सल होती थी। राजघाट पे हम जाते थे, संडे के संडे रिहर्सल करते थे। 2 लाइनें थी, उसके लिए हम रिहर्सल करने वहाँ संडे के संडे इंतज़ार करते थे, वहाँ जाते थे।
खैर वाला वो शूट हुआ, वो 4-5 भाई थे, उन्होंने बड़े बड़े रोल अपने आपस में बांट लिए थे। छोटे से रोल के लिए हमें ले लिया था 250-250, किसी से 1000, इस तरह से इकट्ठे किए। खैर वो बनाई, वो पहले इसी में भटकते रहे, तो हमें लगा कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो थिएटर की तलाश थी कि भाई अच्छा थिएटर करने के लिए मिल जाए। तो इनका जब इश्तिहार आया इंद्र प्रकाश जी का, तो मैंने इनको भी लेटर लिखा। उस टाइम पे खाकी ख़त चलता था, वो 15 पैसे का आया करता था, तो उसी पे हम लिखते थे, इकट्ठे ला के रख रखे थे वो पोस्ट कार्ड। उस ज़माने में पोस्ट कार्ड चलते थे जो कि पोस्टल उसके लिए यूज़ किया हाँ, जाते थे। वो एक फ्लैट सा, एक येलो कलर का, वो एक फ्लैट सा एक सरफेस होता था, उस पर बंदा लिख के, और उसके राइट पीछे की साइड में एड्रेस लिखना होता था, और उस पर स्टैम्प लगी होती थी शायद। हाँ, वो स्टैम्प लगी होती ये 91 की बात या 90 की बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि 91 में मुझे इतना याद है कि मैंने पहला प्ले किया था। तो उसका कोई जवाब नहीं आया लेटर डालने के बाद। मुझे बड़ा टेंशन हुआ कि इंद्र प्रकाश जी को लेटर लिखा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, उनका एड्रेस भी मौजूद था उस पर, जो उन्होंने वो दिया था, एडवर्टाइजमेंट जो दिया होगा उस पे उसमें एड्रेस था उनका घर का। तो मेरे घर के पास ही था, 6-7 किलोमीटर दूर, जो अपना तिमारपुर में वो उनका एड्रेस था, मजनू का टीले के पास का। तो मैं एक दिन उनके घर चला गया, पूछते पूछते उनके घर पहुंचा। उन्होंने कहा, हाँ जी मैं सर, आपने क्या वो दिया था, SMS डाला था, पोस्ट डाली थी, एडवर्टाइजमेंट दिया था एक्टर के लिए, थिएटर के इच्छुक, तो मैं थिएटर करना चाहता हूँ, तो बताइए। उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने, हमने चाय वाय पी घर पर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप मंडी हाउस आइए इस दिन। एक किसी और दिन का टाइम दिया। खैर हमें तो ये चाहिए था कि किसी तरह से मंडी हाउस पहुँचें, तो हमें वो एक क्या कहते हैं, कांटेक्ट मिल गया था मंडी हाउस का, प्लेटफॉर्म मिल गया। हाँ। तो जिस दिन का टाइम दिया, शाम का वक्त था, हम मंडी हाउस पहुँच गए। अब मैं ढूंढ रहा हूँ वहाँ मंडी हाउस में। मंडी हाउस छोटा सा थोड़ी है कि भाई एक जगह ये है जी मंडी हाउस। मंडी हाउस श्री राम सेंटर से लेके और वहाँ तक मैं ढूंढता फिर रहा हूँ। यार बंदे ने टाइम तो दिया था, अब उस ज़माने में मोबाइल भी नहीं होते थे। तो परेशान मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे, सब देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ। उन्होंने चाय वाले की दुकान के पास देखा, तो मुझे एक आवाज़ आई, आदिल आदिल। कौन है? देखा तो एक रेड शर्ट पे, टी-शर्ट में एक बंदे ने मुझे आवाज़ दी। मैं कहा, हाँ जी। अरे भाई मैं इंद्र प्रकाश, मैंने ही आपको बुलाया था यहाँ पर। अरे हाँ सर, क्योंकि जिस वक्त मैं गया था तो उनका ड्रेसअप कुछ और था, कैजुअल ड्रेस में थे और कुछ अलग हालत में थे, और वहाँ जो है टिप टॉप। तो मैं एकदम से पहचान नहीं पाया। मैं, जी सर मैं आप ही को ढूंढ रहा था, और काफ़ी तलाश की। क्या लगा, अच्छा। फिर उन्होंने अपने ग्रुप वालों से मिलवाया, सबसे मुलाकात हुई। फिर उन्होंने बताया अपने ग्रुप के नियम कि भाई ऐसा है, हम लोग जो है जितने भी ग्रुप वाले हैं पैसा इकट्ठा करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, कंट्रीब्यूशन करके जो पैसा इकट्ठा होता है उससे थिएटर बुक कराते हैं और नाटक करते हैं। तो आपका जो हिस्से में आएगा आपको देना पड़ेगा। और चाय के लिए भी हम सब इकट्ठा करके पैसे, चाय या ब्रेड वगैरह वो सब लेते हैं। मैंने, बहुत अच्छी बात है, तो दोस्ती पक्की, खर्चा अपना। तो यहाँ से आपका थिएटर का ग्रुप, जी, थिएटर का सफ़र स्टार्ट हो गया। जी। तो इसके बाद आपने यहाँ पर दिल्ली में कितने टाइम तक थिएटर करा? जैसा मैंने आपको बताया था, पहला नाटक मैंने यंत्र किया, उसके बाद आकांक्षा एक आयाम, यंत्र, मिस जंतर मंतर, और यही सब नाटक किए। कम से कम इनके साथ 7-8 साल जुड़ा, और लीड रोल भी किए। स्टार्टिंग मेरी जो है छोटे रोल से हुई थी, और उसके बाद काफ़ी टाइम इनके साथ जुड़ा रहा। फिर मैं बाहर के भी करने लगा। एक दिन में, एक टाइम में मैं 2 रिहर्सल करता था। एक रिहर्सल यहाँ और ग्रुप के साथ भी आप? जी। तो वो कौन सा ग्रुप था? वो अलग अलग ग्रुप थे। एक ज़माना आया मैं पैसे लेकर भी करने लगा, मुझे पैसा मिलता था थिएटर करने का। जो इनके अलावा आपने किसी और ग्रुप के साथ जो, जैसे अभी जो अपना दिनेश अलावत हैं, इनका एक ग्रुप हुआ करता था, इनके साथ अभी कर रहे हैं ये काम। और अलग अलग ग्रुप हैं, तो रिहर्सल करके फिर उधर की रिहर्सल करता था। मुझे एक
शौक़ था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नाटक करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज पे रहना। हाँ, तो मुझे एक पहला प्ले मिला मुझे जिसमें मतलब पैसा एक जैसे प्रोफेशनल एक्टर का होता है वो मिला। और उस का प्ले का नाम क्या था उस नाटक? गालिब की वापसी। बेगम आबिदा जो हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति रहे हैं, फ़खरुद्दीन अली महद, उनकी मिसेस आबिदा बेगम, तो उनका इधर अपना ऐवान गालिब है, आप अगर गए हों उनका इंस्टीट्यूट भी है। तो ये ऐवान गालिब वालों का हम सब ड्रामा ग्रुप करके ग्रुप है, ग्रुप का नाम। तो वहाँ मैंने ऑडिशन दिया, इंटरव्यू दिया और उसमें सिलेक्ट हो गया। मेरी किस्मत ये अच्छी है कि उस प्ले को डायरेक्ट कर रहे थे NSD के डायरेक्टर, बहुत सीनियर मोस्ट डायरेक्टर, जिनकी अंडर डायरेक्शन में राज बब्बर साहब, नसीर साहब ने काम कर चुके हैं, बड़े बड़े एक्टर। क्या नाम है उनका? BM शाह। BM शाह। तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और उन्होंने ही मेरी पेमेंट डिसाइड की। उस ज़माने में 5000 मुझे शो का 2 शो करने थे, 5000 मुझे बताया गया आपको मिलेगा पहला। नहीं तो उससे पहले जो है हम अपनी जेब से देकर नाटक किया करते थे। ये पहला नाटक था जिसमें आप पेड एक्टर थे? हाँ जी, जिसमें मुझे 5000 मिल रहा था। उस टाइम पे उस 5000 की बहुत वैल्यू रही? बहुत वैल्यू, आज के समझ लीजिए आप 50,000 के बराबर। पैसे की वैल्यू तो रही होगी, बट जो वो अपने सबसे बड़ी अभिनय से जो कमाई हुई है जी जी, सबसे बड़ी वैल्यू मेरे लिए इसलिए भी रही कि फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी मदर के हाथ में वो जो पैसा, वहीं पे बैंक था, वो 50 के नोट की गड्डी 5000 की वो मिली मुझे गड्डी, और वो मैंने माँ के हाथ में रखी और कहा कि आपको ये काम अच्छा नहीं लगता था थिएटर का, और ये वो आपको लगता था मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हालांकि मैंने अपने घर के लिए कभी सफ़र करने, मतलब अपने घर को सफ़र नहीं करने दिया। मैं नौकरी भी करता था, नौकरी करके 5-6 बजे, मुझे 5:30 का टाइम हुआ करता था, मैं पहुंचता था 6:30 बजे, 7 भी बज जाया करते थे। पहले काम करता था, फिर आके अपना नाटक की रिहर्सल करता था। तो घर वालों को कभी परेशानी में नहीं डाला मैंने इसकी वजह से। फाइनेंशियल उनको हाँ करते रहे। हाँ, जो मेरे ऊपर था जिम्मेदारी मैं पूरी करता था। वो पैसे उनके हाथ में रखे मदर के, मदर मेरी खुश हुई, उन्होंने मुझे अपना दुआएं दी, आशीर्वाद दिया। तो उसके बाद से मेरी मदर ने कभी इसके लिए नहीं कहा। फादर तो खैर उनको बोलते ही नहीं थे कुछ, लेकिन उसके बाद से मेरी मदर ने कुछ नहीं बोला। तब ये एहसास हो गया कि लड़का जो उसका मन था वो कर रहा है और उस चीज़ से उसे अर्निंग भी हो रही है, जी जी उस चीज़ को अचीव करा है। जी जी जी, वो तो एक बहुत अच्छा एहसास रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतना टाइम से हम दे ही रहे थे, और फिर एक पैशन था कि इधर भी नाटक करना है, इधर भी नाटक करना है। फिर मैं स्ट्रीट प्ले भी किया करता था, स्ट्रीट प्ले में फिर मिलना शुरू हुआ पैसा, नुक्कड़ नाटक। हाँ जी, तो उसमें लगभग मैंने 3000 स्ट्रीट प्ले किए और 3000 स्ट्रीट प्ले कर चुके हैं शोज़। तो हमने हर तरह के किए, मतलब स्लम एरिया में किया करते थे इस तरह से। तो उसका अपना एक अलग मज़ा है करने का, थिएटर का अपना अलग मज़ा है। और एक होता है फिर काफ़ी टाइम जब हो गया, हम सब ड्रामा ग्रुप के साथ हम जुड़ गए, अच्छा उनसे राब्ता कायम हो गया। तो उनके जो डायरेक्टर थे, दूसरे एक और डायरेक्टर थे अब्बास हैदर, तो अगला शो उन्होंने डायरेक्ट किया, फिर वो उसमें बुलाते रहे। वहाँ के मैंने लगभग 2 प्ले किए, शोज़ ज़्यादा किए। तो इस तरह से थिएटर का दौर चलता रहा। और इसी दौरान मैंने जो दिल्ली में सीरियल बनते हैं, DD काशीर, DD उर्दू के, DD नेशनल के, तो उसके बाद आप थिएटर से फिर दूरदर्शन या टीवी के? ये दोनों करता था मैं। टीवी के और हाँ, थिएटर दोनों ही करते हाँ, जैसे टाइम मिलता था, अगर मुझे शूटिंग मिल गई है तो मैं, क्योंकि रिहर्सल। दूरदर्शन में आपको कौन सबसे पहले लेकर गया, किसने आपको वहाँ तक का रास्ता बताया, कैसे आप वहाँ पहुँचे? देखिए, दूरदर्शन में सबसे पहले दूरदर्शन और रेडियो का एक ऑडिशन होता है, ठीक है, वो आप पास कर लेते हैं, वो तो अप्रूव्ड आर्टिस्ट हो जाते हैं। तो एक मेरे दोस्त थे जो ग्रुप में ही काम करते थे, वो 2 ऑडिशन उसमें दे चुके थे दूरदर्शन में, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आदिल, मैं दूरदर्शन का भर रहा हूँ फॉर्म, तुम्हें भरना तो भर दो, एज एन एक्टर तुम वहाँ से अप्रूव्ड हो जाओ। मैंने कहा ठीक है, भर देते। तो मैं गया अपना यहाँ
दूर आकाशवाणी के पास पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में फ़ीस जमा करानी पड़ती थी और वो करके इस तरह से बाई पोस्ट भेजना पड़ता था फॉर्म। तो उस टाइम पे 25 रुपये फ़ीस थी। तो मैंने उन्होंने कहा कि तुम रेडियो का भी भर दो, तो रेडियो और दूरदर्शन का दोनों का फॉर्म मैंने भरकर पोस्ट कर दिया, जो फ़ीस थी वो जमा करा दी। तो वहाँ से कॉल आ गई, हमने दूरदर्शन का ऑडिशन दिया। तो फिर उसके बाद आप टीवी पे आना शुरू हो गए? हाँ, ये ऑडिशन ऊपर वाले का शुक्र है, मैंने फ़र्स्ट टाइम में ही दूरदर्शन का ऑडिशन पास किया। रेडियो मुझे, क्योंकि रेडियो मैं करता नहीं था, रेडियो एक हो कि भाई ऑडिशन हो रहा है तो चलो दे दो, लेकिन वो रेडियो में नहीं हो पाया मेरा। तो मतलब उसके बाद से आपका टीवी की तरफ सफ़र स्टार्ट हो? जी जी। तो फिर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने दिल्ली में ही करा है या फिर आप बॉम्बे भी गए हैं? नहीं, बॉम्बे पहले दिल्ली में करता रहा मैंने। दिल्ली में लगभग मैंने किए होंगे 45-50 सीरियल किए, क्योंकि 13 एपिसोड का, 5 एपिसोड का, 6 एपिसोड का, इस तरह का होता था। कुछ सीरियल्स के नाम बताएंगे? हाँ, मैं बता सकता हूँ। जैसे रोशन उफ़क़ किया, एक सीरियल था गुल बकावली, वो किया, और मतलब कश्मीर बेस्ड सीरियल थे काफ़ी से, मतलब एक था रस्टी जो काफ़ी फेमस हुआ, एक था रस्टी किया। तो ये दिल्ली में ही रहते हुए किए मैंने। उसके बाद फिर आपने बॉम्बे जाने का कब सोचा कि अब मुझे बॉम्बे जाना चाहिए या मतलब मुंबई पहुंचना चाहिए? बॉम्बे जाने के लिए काफ़ी सोचना पड़ रहा था, क्योंकि जाना ही सब कुछ नहीं होता, टिकट कटाओ और चले जाओ। आपकी वहाँ जान पहचान भी होनी चाहिए, आप सरवाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं मिडिल क्लास, लोअर क्लास फैमिली से, मैं अपने घर का एक ज़िम्मेदार, बाकी मेरे से छोटे मेरे बहन भाई, तो एक ज़िम्मेदारी भी थी, एक ज़िम्मेदारी का एहसास था। मेरे फादर को पैरालिसिस हो गया था, तो वो घर पे ही थे, तो थोड़ा काम मुझे करना पड़ता था, सारी चीज़ें घर वाले भी करते थे, तो इस तरह से हमारा वो चल रहा था। लेकिन निकलना एक तरह से वो थोड़ा मुश्किल था, तो उसी जद्दोजहद में लगे रहे हम। और एक वक्त आया कि हम, ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल किया कि मैंने सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए, और वाले ने एक ऐसा चांस दिया कि मुझे इस काबिल बनाया कि अब मैं जो है बॉम्बे जाने के लिए तैयार हो गया था। उससे पहले मुझे डर लगता था बॉम्बे जाने का, कोई नहीं है यार, कैसे जाऊंगा, किसके। लेकिन अब तक, जब इतना टाइम होने के बाद, कुछ लोग मेरे जो है, जैसे मेरे गुरु, जो थिएटर के गुरु थे इंद्र प्रकाश, वो पहुंच चुके थे बॉम्बे और ठीक ठाक अपना काम कर रहे थे। तो थोड़ा उनकी वजह से था कि यार बॉम्बे कम से कम उनके घर पर पहुंच के सामान तो रख सकता हूँ ना, और बाकी जो थोड़ा पैसा जो है वो अपनी जेब में डाल के जाना ही था। खैर, घर तब तक मेरी शादी भी हो चुकी थी, तो वाइफ को भी समझा दिया था कि भाई जाना तो है बॉम्बे, क्योंकि यहाँ दिल्ली में रहकर जितना भी काम किया, दिल्ली सीखने के लिए है। यह मैं समझता हूँ कि जो एक्टर बनना चाहते हैं और इस लाइन में आना चाहते हैं, मेरा एक मानना ये है कि दिल्ली जो है, या जहाँ वो रहते हैं, जो उनका अपना देश है, अपना घर है, या अपनी जगह है, स्टेट है, जहाँ पे भी रहते हैं, वो करने की जगह है, वो सीखने की जगह है। चाहे दिल्ली हमारा थिएटर के लिए बेस्ट है, NSD है, और भी अच्छे अच्छे थिएटर हैं, तो यहाँ आपको सीखने के लिए सबसे बेस्ट है। बम्बई सिर्फ करने के लिए जाएं, क्योंकि बम्बई में आपको अगर जाकर सीखना पड़ता है तो फिर आपको वहाँ पर फ्रॉड का शिकार होना पड़ता है। बहुत सारे फ्रॉड है, दुकानें चल रही हैं। खैर बहरहाल, मैं आपको मुद्दे से भटक गया। तो बॉम्बे हम पहुँचे इंदर भाई के पास, अपने गुरुजी के, और वहाँ पर हमने स्टे किया कुछ टाइम। हमने कहा कि जी हमें कुछ घर दिला दो, तो हमारे गुरु ने बात कर रखी थी। खैर, कुछ टाइम उनके साथ रहे हम। तो वहाँ से फिर आपका बॉम्बे का स्ट्रगल स्टार्ट हो गया? हाँ, अभी नहीं, अभी तो पहले स्टार्ट करने, हाँ मतलब पहुँचे हैं और स्टार्ट करने के लिए फ़ोटोग्राफ और कुछ अच्छा कार्ड भी बनवाना था हमें। एक्टर का कार्ड होता है एक सिंटा का, तो उस हिसाब से हम वो भी लेके गए थे, अपना 13 एपिसोड किए हुए हो और ये वो,
जो उनकी गाइडलाइन के मुताबिक, पैरामीटर्स उनके होते हैं, हाँ वो पैरामीटर्स गाइडलाइन के मुताबिक अपना वो लेके गए थे। इतने एपिसोड कर चुके थे हम, 13 एपिसोड दिल्ली में अच्छा खासा काम करके, मतलब लगभग 15-16 साल, 17 साल, 18 साल दिल्ली में लगा दिए थे। और वो टाइम इसीलिए ज़्यादा लगा कि घर की जिम्मेदारियां थी, निकलने में वक्त लग गया। तो उन्होंने हमें शिफ्ट करा दिया, कुछ टाइम हम वहाँ रहे। फिर ऐसा हुआ कि वहाँ बात नहीं बन पाई जिसके घर रह रहे थे। उसके बाद हम ढूंढने निकले घर। खैर ऊपर वाले का शुक्र है, हमें अपना घर मिल गया। फिर मैं अकेले नहीं रह पाता, तो 2 लड़के और जो रूम पार्टनर हमने रख लिए, और अपना उसके बाद फ़ोटोग्राफ वगैरह अपना कराए। और पहले तो फ़ोटो चलते थे, हार्ड कॉपी चलती थी बॉम्बे में। तो एक बार पहले जब गए थे तो हमने वो दौर भी देखा था। 2006 की बता रहा हूँ मैं आपको, 2006 में भी गया था मैं एक बार। तो वहाँ हार्ड कॉपी चलती थी, हार्ड कॉपी बनवाते थे हम स्टूडियो से और बांटते थे कोरियर वालों की तरह। और बाद में वही कॉपी जो है कार्टून में डस्टबिन में आ जाया करती थी। और बालाजी का ऐसा था कि आप कोई कास्टिंग डायरेक्टर मिलता नहीं था बालाजी में, आपको एक चौकीदार को अपने फ़ोटोग्राफ दे के आने पड़ते थे। तो एक ज़माना वो भी था, और इस तरह से हम घूमते थे। मोबाइल का इतना वो नहीं था, पेजर वेजर शायद स्टार्ट हुए थे 2006 में। तो मुझे किसी कारणवश आना पड़ा था। और ये जो सेकंड टाइम मैं गया हूँ 2015 में या 14 में ऐसे गया हूँ, तब मैं ये पहुँचा हूँ। तब तक 10 साल का गैप आ चुका था। 10 साल का गैप आ चुका। हाँ, उस टाइम पे चॉकलेटी फेस था। तो हीरो के चांसेस, मतलब हीरो सीरियल वगैरह में फ़िल्म के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम के लुक में और इसमें अब मैं कैरेक्टर रोल करने के हिसाब से गया था 10 साल बाद। तो यही जद्दोजहद चल रही थी। पता लगा कोई कुछ एडवाइस देता कि तुम जो है ऑडिशन दो, कोई एडवाइस देता कि तुम उससे मिलो। तो कुल मिलाकर ये पता लगा कि सबसे मेन तो लुक का खेल है कि भाई लुक, आप चाहे 20 साल आपने थिएटर कराए, कोई मतलब नहीं है उनको, आपका लुक होना चाहिए। और आप उनके एक पर्चा दिया हुआ लाइन का जो लाइन दी है उन्होंने लिख के ऑडिशन में, आप वो बोल दीजिए। लुक उनकी समझ में आएगा, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि आदमी के पीछे बैकग्राउंड के थिएटर किया है या क्या किया है। ये बम्बई जाने के बाद पता लगा। अच्छा, जिस वक्त हम सोचते थे उस वक्त लगता था कि थिएटर बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता लगा कि यार थिएटर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। उससे एक अच्छी नॉलेज मिलती है और एक्टर पॉलिश होता है, कभी मार नहीं खाता। बट बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में थिएटर नहीं करना चाहिए। अगर आप कैपेबल हैं, आपके पास कैमरे के आगे बोलने की अगर आपके अंदर क़ुव्वत है तो आप कर सकते हैं। घर वाले आपके सपोर्ट कर रहे हैं आपको, तो थिएटर 1-2 साल करो, 3-4 नाटक करो और चले जाओ।